नमस्ते। कभी सोचा है कि मिट्टी में ऐसा क्या है जो पौधों में जान डाल देता है? आज हम बात करेंगे मिट्टी के एक कह सकते हैं एक अदृश्य सुपर हीरो की, जिसे हम कहते हैं सॉइल कोलॉइड्स। ये मिट्टी का सबसे एक्टिव और सबसे जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये छोटे छोटे कण हैं क्या? ये इतने पावरफुल क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात, इनसे हमें क्या लेना देना है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए मिट्टी को जरा जूम इन करके देखते हैं। देखिए, मिट्टी के कण कई साइज के होते हैं। सबसे बड़े होते हैं बालू के कण, उनसे छोटे सिल्ट, फिर क्ले, और सबसे छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं कोलॉइड्स। ये इतने छोटे हैं कि आप इन्हें देख तक नहीं सकते। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। कण जितना छोटा होता है ना, उसका सरफेस एरिया यानी सतह का क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होता है। सोचकर देखिए, एक बड़ी सी चट्टान और उसी चट्टान को तोड़कर बनाए गए छोटे छोटे कंकड़, किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा? जाहिर है कंकड़ों का। बस यही विशाल सरफेस एरिया ही कोलॉइड्स को उनकी असली सुपर पावर देता है। अच्छा, तो सारे कोलॉइड्स एक जैसे नहीं होते। हम इन्हें मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। समझ लीजिए जैसे एक बड़े परिवार की दो शाखाएं हों। पहला ग्रुप है इनऑर्गेनिक या मिनरल कोलॉइड्स का। इसमें अलग अलग तरह की क्ले आती हैं, जैसे सिलिकेट क्ले और आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और दूसरा ग्रुप है ऑर्गेनिक कोलॉइड्स का, जिसका सबसे फेमस मेंबर है ह्यूमस। जी हाँ, वही जिसे मिट्टी का काला सोना भी कहा जाता है। ये क्लासिफिकेशन हमें ये समझने में मदद करता है कि ये आते कहाँ से हैं और इनका काम करने का तरीका क्या है। चलिए अब इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। यहाँ दो मेन टाइप की सिलिकेट क्ले को देखते हैं। बाईं तरफ है केओलिनाइट। इसकी परतें ना एक दूसरे से बहुत मजबूती से चिपकी होती हैं। मान लीजिए जैसे किसी किताब के पन्ने गोंद से चिपका दिए हों। इसी वजह से ये पानी सोखकर फैलता नहीं है और इसकी पोषक तत्वों को पकड़ने की जो ताकत है, जिसे हम CEC कहते हैं, वो भी कम होती है। अब दाईं तरफ देखिए, ये है मोंटमोरियलोनाइट। इसकी परतें ढीली ढाली जुड़ी होती हैं, जैसे ताश के पत्तों की गड्डी। पानी इनके बीच आराम से आ जा सकता है, जिससे ये फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। अरे हाँ, काली मिट्टी में जो दरारें दिखती है ना, वो इसी की वजह से हैं। और इसकी CEC यानी पोषक तत्वों को पकड़ने की पावर बहुत ज्यादा होती है। और अब मिलते हैं ऑर्गेनिक कोलॉइड के असली सुपरस्टार से, ह्यूमस। इसकी सुपर पावर है इसकी जबरदस्त हाई CEC। यकीन मानिए, ये मोंटमोरेलोनाइट से भी 2 से 5 गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पकड़ सकता है। ये एक बहुत बड़े स्पंज की तरह भी है, जो अपने अंदर ढेर सारा पानी सोख लेता है। और एक और मजेदार बात, इसका चार्ज pH पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे जैसे मिट्टी का pH बढ़ता है, इसकी न्यूट्रिएंट्स पकड़ने की ताकत और भी बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि इन कोलॉइड्स को ये पावर मिलती कहाँ से है? इसका पूरा राज छिपा है इनके नेगेटिव चार्ज में। हाँ, ये एक छोटे चुंबक की तरह काम करते हैं। ये चार्ज दो तरह से आता है। एक होता है परमानेंट चार्ज। ये तब बनता है जब क्ले के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक एटम दूसरे की जगह ले लेता है, जिससे एक फिक्स्ड नेगेटिव चार्ज बन जाता है। दूसरा चार्ज pH पर डिपेंड करता है, जो मिट्टी के pH के हिसाब से कम ज्यादा होता है। पर मुद्दे की बात यह है कि ज्यादातर सॉइल कोलॉइड्स पर नेगेटिव चार्ज ही होता है, और बस यही चीज इन्हें इतना जरूरी बना देती है। और यही नेगेटिव चार्ज हमें कोलॉइड्स के सबसे जरूरी काम पर ले आता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, या शॉर्ट में कहें तो CEC। हो सकता है ये नाम थोड़ा भारी भरकम लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। क्योंकि कोलॉइड्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, जो कि पौधों के लिए सबसे जरूरी खाना है। कोलॉइड्स इन न्यूट्रिएंट्स को एक पेंट्री या भंडार घर की तरह पकड़ कर रखते हैं, ताकि वो बारिश के पानी में बह न जाएं और जब भी पौधे को जरूरत हो उसे दे देते हैं। तो फिर CEC की इस रेस में कौन जीतता है? ये स्लाइड एक तरह का लीडर बोर्ड ही है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ह्यूमस 200 से 400 के स्कोर के साथ क्लियर विनर है। उसके बाद नंबर आता है मोंटमोरेलोनाइट का, और लिस्ट में सबसे नीचे है केओलिनाइट, जिसकी CEC बहुत ही कम है। इससे हमें पता चलता है कि मिट्टी में ह्यूमस का होना कितना ज्यादा जरूरी है। वैसे मिट्टी का टेक्सचर भी मैटर करता है। रेतीली मिट्टी की CEC कम होती है और क्ले वाली मिट्टी की ज्यादा। कोलॉइड्स पर जो चार्ज होता है, वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पर ही असर नहीं डालता, बल्कि मिट्टी के स्ट्रक्चर को भी बनाता बिगाड़ता है। जब मिट्टी के कण आपस में जुड़कर छोटे छोटे गुच्छे बना लेते हैं, तो इसे कहते हैं फ्लोक्यूलेशन। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जड़ों, हवा और पानी के लिए जगह बनती है। लेकिन
जब कण बिखर जाते हैं और मिट्टी एकदम सख्त और ठोस हो जाती है तो उसे कहते हैं डिस्पर्जन। ये बुरा है क्योंकि इससे पानी का ड्रेनेज रुक जाता है और जड़ों को बढ़ने में मुश्किल होती है। और ऐसा अक्सर तब होता है जब मिट्टी में सोडियम बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी सूखी जमीन पर गहरी दरारें देखी हैं? ये होता है स्वेलिंग और श्रिंकेज की वजह से। कुछ खास तरह की क्ले, खासकर जिसमें मोंटमोरेलोनाइट ज्यादा हो, वो गीली होने पर स्पंज की तरह फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है, जिससे ये बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि पानी क्ले की परतों के बीच घुसता और निकलता है। वहीं दूसरी तरफ कियोलेनाइट जैसी क्ले एकदम शांत रहती है और उसमें ये सब नहीं होता। मिट्टी का पीएच, मतलब वो एसिडिक है या एल्कलाइन, कोलॉइड्स के बिहेवियर पर बहुत बड़ा असर डालता है। देखिए, जब मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो एल्यूमिनियम जैसे तत्व जहरीले बन सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी ठीक से नहीं मिल पाते। ज्यादातर फसलों के लिए 6.5 से 7.5 के बीच का न्यूट्रल पीएच सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसी रेंज में सीईसी सबसे ज्यादा होती है। और अगर मिट्टी बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो जाए, खासकर अगर उसमें सोडियम ज्यादा हो, तो डिस्पर्जन वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिससे मिट्टी का पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो जाता है। तो इन सब बातों का खेती किसानी के लिए क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है और बहुत बड़ा मतलब है। हम इसे 3 मेन फायदों में समझ सकते हैं। पहला, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। कोलॉइड्स खाद को पकड़कर रखते हैं और धीरे धीरे पौधों को देते हैं, जिससे खाद की बर्बादी कम होती है। दूसरा, पानी की बचत। ये पानी को सोख कर रखते हैं, जो सूखे के टाइम पर पौधों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और तीसरा, मिट्टी का बेहतर स्ट्रक्चर। फ्लोकुलेशन की वजह से मिट्टी भुरभुरी रहती है, जिससे जड़ों को फैलने और सांस लेने में आसानी होती है। लेकिन कोलॉइड्स का काम सिर्फ खेतों तक ही नहीं है, ये हमारे पर्यावरण के लिए भी एक तरह के बॉडीगार्ड हैं। ये एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो हेवी मेटल्स और दूसरे खतरनाक पोल्यूटेंट्स को अपने साथ चिपका लेते हैं और उन्हें हमारे ग्राउंड वाटर में मिलने से रोकते हैं। हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि ये सब कुछ नहीं पकड़ सकते। नाइट्रेट जैसे कुछ पोल्यूटेंट्स, जिन पर खुद नेगेटिव चार्ज होता है, वो कोलॉइड से दूर भागते हैं और आसानी से पानी के साथ बहकर ग्राउंड वाटर तक पहुंच सकते हैं। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये स्लाइड एक क्विक चीट शीट है। कुछ जरूरी नंबर हैं जो याद रखने चाहिए। ह्यूमस का सीईसी 200 से 400, मोंटमोरेलोनाइट का 80 से 100 और केओलिनाइट का सिर्फ 3 से 15। कोलॉइड का साइज 0.001 mm से भी कम। और जरूरी पीएच लेवल भी याद रखिए। 4.5 से नीचे मिट्टी टॉक्सिक हो सकती है और 8.5 से ऊपर सोडियम की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो चलिए, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट समराइज करते हैं। फ्लोकुलेशन पावर में एल्यूमिनियम सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद कैल्शियम और फिर सोडियम। सीईसी और पानी पकड़ने की क्षमता में ह्यूमस सबका बॉस है, और प्लास्टिसिटी और स्वेलिंग श्रिंकेज में मोंटमोरेलोनाइट सबसे ज्यादा एक्टिव है। इन सारी बातों से हम एक आखिरी और सबसे जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। अगर हमें एक हेल्दी और उपजाऊ मिट्टी चाहिए, तो हमें उसके कोलॉइड्स को मैनेज करना सीखना ही होगा। यही सॉइल हेल्थ की असली चाबी है।